Welcome students. Today I start a course on operating system. कोर्स का जो ओवरव्यू है वो आपने देखा होगा सिलेबस में। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शंस, उसके बाद हम आएंगे सिस्टम स्ट्रक्चर, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। इसके लिए आप लोग रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल बाय पीटर गैल्विन। इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ये दो पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस कोर्स के बाद आप लोग कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो लोग कंप्यूटर यूज करता है वो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता ही है। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक ए रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर्स ये जो टर्म है, इससे आने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि आप कोई जगह में हैं और उसी समय आपका एक टेलीफोन कॉल आता है मोबाइल में, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर में जब है तो उस समय कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, तो क्या कहेंगे? और टेलीफोन जो कॉल किया है उसको बोलेंगे कुछ देर तक आप वेट कीजिए, हम आपको रिटर्न बैक करेंगे। इस तरह से जो कॉल किया आपको, उसको आप इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट का मतलब उसको कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, अपना काम सब कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको कॉल बैक करेंगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली इसमें आप अपना समय, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे को बोल दीजिए कि अपना कॉल रिसीव करे, और आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, और फिर जब आपका काम खत्म हो जाएगा या काम करते हुए भी आपको आपके बता दे कि क्या बोला गया है, जो कॉलर क्या आपको मैसेज देना चाह रहा था वो आपको मिल जाएगा। इसमें दोनों काम होते रहेगा आपके साथ एक साथ। ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेली लाइफ में टाइम को मैनेज करते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह से अपना रिसोर्स को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स क्या है उसको जानना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ रिसोर्स होता है टाइम, मतलब समय, जगह या पैसा, ये सब हम लोग का रिसोर्स है। हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बाहर नहीं है। देखिए, रिसोर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, आईओ डिवाइस, डिस्क, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स है। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है।
सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मेन काम हो गया, मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग बिट। हम लोग सी में इंस्ट्रक्शन लिख चुके होंगे। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर में वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड करता है। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड करने के बाद उसको फेच करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, और इसके बाद प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीज करता है। ये तब तक चलते रहता है जब तक पूरा प्रोग्राम एंड ना हो जाए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ये इसका हार्डवेयर व्यू है। लेकिन जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू देखेंगे तो ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फंक्शंस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू में प्रोसेस मैनेजर, सीपीयू एक प्रोसेस मैनेजर की तरह बिहेव करता है। प्रोसेस क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है? प्रोग्राम पहले हार्ड डिस्क में रहता है, और जब हम लोग उसको कॉल करते हैं तो वो मेमोरी में आता है। मेमोरी मतलब रैम। और रैम में जब भी आता है उसके बाद वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद प्रोसेस उसको एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस अपने पास लेता है और एग्जीक्यूट करवाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मीन्स जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल है दैट इज ए प्रोसेस। Active part of a program is a process. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायरेक्ट एक्सेस होता है रैम से। रैम में जो रहेगा उसी को वो एग्जीक्यूट करवाएगा। डायरेक्ट हार्ड डिस्क से वो नहीं कर सकता है। सीपीयू और रैम हम लोग हार्ड डिस्क से क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम को? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो स्लो है सीपीयू से। रैम भी स्लो है, लेकिन फिर भी रैम का स्पीड हार्ड डिस्क से ज्यादा है। इसीलिए एक्सेस डायरेक्ट रैम से ही होता है। सीपीयू का स्पीड और बढ़ा जा सकता है कैश मेमोरी यूज करके। आप लोग देखे होंगे इसको। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ये एक सीपीयू का स्पीड फर्दर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका रिसोर्स है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यहां पे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक सेमीकंडक्टिंग मेमोरी है। सेमीकंडक्टिंग मीन्स एक चिप लेवल मेमोरी है। जो मटेरियल से सीपीयू बनता है वही मटेरियल से ये भी बनता है। एक्चुअली मेन मेमोरी क्या होता है, अगर हम लोग हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये एक कलेक्शन ऑफ सेल, और सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, काम क्या है इसका? हार्डवेयर का व्यू हो गया, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल विथ एड्रेस। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिविजुअल सेल का एड्रेस से नहीं चलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को व्यू करता है,
as a collection of free memory space. फ्री मेमोरी स्पेस और इसके साथ जो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड है वो भी है। मेन मेमोरी एक ऐसा रिसोर्स है जो दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है, सीपीयू और डिस्क। जनरली रैम एक, आप लोग तो जानते ही हैं कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है। रैम का भी जरूरत है। रैम सीपीयू के सामने होता है और उसका एक्सेस, सीपीयू का एक्सेस रैम से जल्दी होता है, लेकिन इसका स्पेस कम होता है और ये एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। इसीलिए एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस का जरूरत है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत सारा डिवाइसेस के कलेक्शंस है। जैसे मैग्नेटिक डिस्क हम लोग यूज करते हैं, हार्ड डिस्क सभी कंप्यूटर्स में पाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क हम लोग जैसे डीवीडी रोम, सीडी रोम यूज करते हैं। टेप ड्राइव हम लोग अपना कंप्यूटर्स में यूज नहीं करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ये नहीं होता है। ये आपका वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये सब में होता है। एक्चुअली डिस्क ये एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स हम डायरेक्ट उसको सेव करते हैं या वहां से एक्सेस, मेमोरी उससे एक्सेस कर सकता है। टेप ड्राइव बहुत स्लो है, इसीलिए वो ऑफलाइन डिवाइसेस है। उसका यूज होता है खाली बैकअप के लिए। इसका जो रीड राइट टेक्नोलॉजी है और कंस्ट्रक्शन से टोटली डिफरेंट है रैम से। आप लोग इसका कंस्ट्रक्शंस देखे होंगे। ये ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटा हुआ है और कलेक्शन, अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग डिस्क को लेंगे, हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क इज ए कलेक्शन ऑफ प्लेट्स, मैग्नेटिक प्लेट्स, और इसका रीड राइट टेक्नोलॉजी होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होता है इसमें। डिस्क एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट हम लोग रैम से एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क में जो भी लिखा हुआ है वो रैम में एक्सेस हो सकता है और रैम बार बार डिस्क को रीड करता है कोई फाइल को लोकेट करने के लिए। तो बार बार अगर रैम डिस्क में लोकेट करना चाहेगा तो इसीलिए डिस्क का जो स्पीड है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब रैम और डिस्क में ऐसे स्पीड मिसमैच, दोनों में जो डिफरेंस है स्पीड का बहुत ज्यादा है। तो चूंकि डिस्क और रैम में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशंस होता है, इसीलिए डिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम लोग देखेंगे हार्डवेयर से, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आपका कुछ नहीं। हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्क इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू अगर देखेंगे इसको, ये एक फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ब्लॉक हम लोग एक्चुअली लॉजिकल व्यू है, ट्रैक्स और सेक्टर्स ये फिजिकल व्यू है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हम लोग अपने कंप्यूटर्स में बहुत सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं और स्टोरेज डिवाइस भी एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग फाइल उसमें रीड करते हैं, राइट करते हैं। जब लोग रीड करते हैं तो वो आउटपुट में आता है, जब राइट करते हैं तो इनपुट में जाता है। इसके अलावा ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, वीडियो डिस्प्ले इनपुट,
ट्रांसमिशन डिवाइस जैसे मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, ये सब जनरली सभी कंप्यूटर्स में होता है। इस तरह का एक पोर्ट सभी कंप्यूटर में होता है जिसमें हम लोग लगा सकते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस डिवाइसेस है जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब हम लोग पेरिफेरियल डिवाइस कहते हैं। ये कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता है, हम लोग खरीदते हैं और इसको अटैच करते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आईओ डिवाइसेस जनरली स्लो होता है। जो लास्ट हम जो कह रहे थे, पहले भी हम कह चुके कि बहुत ही स्लो डिवाइसेस है। और ऐसे कि आईओ डिवाइस बहुत सारा है, उसमें भी अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह में डेटा जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग टेप ड्राइव को देखते हैं, टेप ड्राइव 1000 टाइम्स स्लोअर देन डिस्क ड्राइव। अगर हम लोग मॉडेम को देखेंगे, मॉडेम 100 टाइम्स स्लोअर देन हार्ड डिस्क। मॉडेम भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। लेकिन मान लीजिए कोई डाउनलोड कर रहे हैं फाइल, तो पहले वो मॉडेम का जो बफर है, मतलब टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है, उसमें डाउनलोड होता है। पूरा डाउनलोड होने के बाद फिर हार्ड डिस्क में वो सेव होता है ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि डाउनलोड भी होते रहे और सेव भी होते रहे, तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का आईओ डिवाइस, उसमें एक छोटा सा मेमोरी होता है जिसको कहते हैं बफर। ये दोनों में जो स्पीड मिसमैच है वो कम करता है। मतलब मान लीजिए कि फास्ट सेंडर फास्ट है, जैसे इसमें हम सेंडर कहते हैं, मान लीजिए कि हार्ड डिस्क या रिसीवर। इसमें फास्ट रिसीवर है, स्लो सेंडर है मॉडेम। तो ये दोनों के बीच में एक बफर रहेगा। बफर क्या करेगा कि जो डेटा है टेम्पोररी स्टोर होगा बफर में, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा टास्क, वो जाके जो दूसरा आईओ डिवाइस है उसमें जाके स्टोर होगा या उससे कम्युनिकेट करेगा। आज का जो कंप्यूटर्स है उसमें बिना नेटवर्क का कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हम सभी कंप्यूटर्स में सीपीयू, आईओ डिवाइस, मेमोरी, ये सारे चीज है। लेकिन without network it is impossible to think about a computer. नेटवर्क में इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होता है और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर वायर मीडियम यूज करेंगे तो वायर से भी हो सकता है, और बिना वायरलेस का भी यूज कर सकते हैं। तो नेटवर्क का फायदा, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क भी एक तरह का रिसोर्स ही है। नेटवर्क में हम लोग बैंडविड्थ का यूज करते हैं। बैंडविड्थ यूज करके हम लोग मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। कोई भी टर्मिनल में बैठ के हम किसी भी कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर कर सकते हैं या वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और नेटवर्क जो रिसोर्स है उसको और एनहांस करके, मतलब और बढ़ा के, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर्स है, लेकिन आपको सभी कंप्यूटर्स आप ही के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा। आप मान लीजिए कोई फाइल सेव करना चाहते हैं और आपका हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, आप खाली Ctrl+S प्रेस किए और नेटवर्क में कहीं पे भी जाके वो सेव हो सकता है।
या नेटवर्क में मान लीजिए कि कोई सीपीयू है, ऐसा सीपीयू है कि आप अपना सीपीयू का स्पीड कम है, आप दूसरा सीपीयू का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेन मेमोरी का स्पेस कम है तो आप नेटवर्क में किसी भी तरह का मेन मेमोरी का स्पेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होता है। तो एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जब लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर, जैसे कि नेटवर्क में नेटवर्क बैंडविड्थ होता है, नेटवर्क चैनल होता है, ये सब इसका रिसोर्स है। नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर्स भी होता है, कंप्यूटर्स में इंडिविजुअल सीपीयूज, रैम्स, हार्ड डिस्क होगा। इसका हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइज कर सकते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चैप्टर का समराइज करेंगे। तो ये होगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग जाना कि क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ, पहले तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर कह रहे थे, लेकिन रिसोर्स मैनेजर आदमी भी है, कंप्यूटर भी है। दोनों में यही डिफरेंस है कि कंप्यूटर्स एक प्रोग्राम के थ्रू चलता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम to efficiently use the existing resources. रिसोर्स क्या है वो भी हम लोग देखें, सीपीयू, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, नेटवर्क, दिस आर द रिसोर्सेस। इसको एफिशिएंटली हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट।